तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले हम पहले इस इंट्रोडक्शन को देखते हैं। हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। आप साथ में एनसीईआरटी भी रख सकते हैं जिससे आपको ईजी हो जाएगा देखने में। तो यूनिट वन का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। पहले चैप्टर में हम लिविंग बींग्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्लासिफिकेशन, टेक्सोनमी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम मेनली जो किंगडम क्लासिफिकेशन होती है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, और मेनली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आता है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद प्लांट और एनिमल हम सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सेकेंड चैप्टर में फंजाई, लाइकन, एल्गी वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहली लाइन है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हमें इस लाइन में हमें बताने की कोशिश की गई है बायोलॉजी जिसे हम पढ़ने वाले हैं ये आखिर है क्या। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी वो साइंस है। साइंस, सबसे पहले साइंस के बारे में अगर हम बात करें, साइंस वो फील्ड है, साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसके बेस पे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं और रिजल्ट्स को डिड्यूस करके कुछ लॉज देते हैं। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी वो साइंस है जो डील करती है विद लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स मतलब जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट हो, फ्लोरा हो, फाउना हो, एनिमल हो, प्लांट हो, फंजाई हो, मोनिरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, इन सबको हम लाइफ फॉर्म्स कहते हैं। और लिविंग प्रोसेसेस का मतलब होता है जितने भी लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, रिप्रोडक्शन हो, न्यूट्रिशन हो, या रेस्पिरेशन हो, या ब्रीदिंग हो, सर्कुलेशन हो, न्यूरल रेगुलेशन हो, कॉन्शियसनेस हो, ये सभी प्रोसेस, इन सभी प्रोसेस की स्टडी हम किस में कर रहे हैं, बायोलॉजी में। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डिफरेंट वेराइटी के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms। जो अर्ली मैन था, मतलब जो पुराने ज़माने का इंसान था, वो इजीली डिफरेंस जान सकता था। परसीव का मतलब होता है पहचानना। वो इजीली डिफरेंस जान सकता था बिटवीन इनएनिमेट मैटर यानी कि नॉन लिविंग थिंग। इनएनिमेट का मतलब होता है जो चीज़ें चल फिर ना सके, जो मोशन में ना हो, उनको इनएनिमेट मैटर कहते हैं, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन दो के बीच में वो इजीली डिफरेंशिएट कर पाता था। कौन? अर्ली ह्यूमन। तो ये एक तरीके से एक क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं इसे, कि वो इजीली परसीव कर सकता था कि इनएनिमेट मैटर चल सकता है वगैरह वगैरह, और एनिमेट मैटर, इन दो को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो इजीली कर सकता था। अर्ली मैन डेफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, यानी कि जो पुराने ज़माने का इंसान था उसने उनको पूजना स्टार्ट किया। किनको? डेफाई का मतलब होता है कि उनकी इबादत करना, इनको पूजना। ऑफ सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट मैटर का मतलब जो चीज़ें चल फिर नहीं सकती, यानी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे विंड, सी, फायर एक्स्ट्रा, आर सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड सम अमंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि इसने एक तो इनएनिमेट मैटर को पूजना स्टार्ट किया, जैसे कुछ लोगों ने विंड की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, कुछ लोगों ने समुद्र की, कुछ लोगों ने आग की, और साथ ही साथ इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को भी मतलब पूजना स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसा मानने लगेगी कि यही खुदा है। A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was, जो भी ये inanimate यानी कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स थे, इनमें एक चीज़ कॉमन थी, जिनको हमने मतलब जिनको इंसानों ने, अर्ली ह्यूमंस ने पूजना स्टार्ट किया, उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि वो सभी के सभी दे ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ ऑ और फियर दे इवोक्ड। यानी कि वो सभी के सभी चीज़ें, चाहे वो लिविंग थिंग थी या नॉन लिविंग थी, वो इंसान के अंदर एक फियर, सेंस ऑफ फियर, यानी कि डर का माहौल, या एक ऑ मतलब आप कह सकते हो कि हैरान कुन चीज़, जिस चीज़ से इंसान को हैरानी हो उसे ऑ कहते हैं। यानी कि ये सेंस ऑफ ऑ और फियर वो करते थे इंसान के अंदर, जगाते थे इंसान के अंदर, इसलिए इन लोगों ने इनकी पूजा स्टार्ट कर दी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी कि जो अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ बाकी चीज़ों को देखा, जैसे इनएनिमेट मैटर, एनिमेट मैटर, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो ह्यूमन बींग्स के जो डिस्क्रिप्शन है, उनका जो डिस्क्राइब करने का प्रोसेस है, वो बाद में लेटर स्टार्ट हुआ। अब इसमें हमें दो व्यूज़ के बारे में बताया गया है।
बायोलॉजी पढ़ने के जो 2 तरीके हैं, जो 2 व्यूज़ हैं, उनके बारे में बताया गया है। एक तो है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और दूसरा होता है बायोसेंट्रिक व्यू, जो इसमें शायद लिखा नहीं है, बायोसेंट्रिक व्यू। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। एंथ्रोपो का मतलब, एंथ्रो जो है ना, एंथ्रो, इस वर्ड का मतलब ये होता है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ह्यूमन से रिलेटेड। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन से रिलेटेड। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक वो व्यू ऑफ बायोलॉजी है, वो व्यू ऑफ स्टडी है जिसमें हम ह्यूमंस को सेंट्रल मान के, ह्यूमंस को सुपीरियर मान के बाकी चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसमें हम बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ह्यूमंस को, यानी कि ह्यूमंस के हिसाब से ही, जैसे ह्यूमंस के यूज़ में जो चीज़ें आती हैं उनको इस टाइप से क्लासीफाई कर दिया, रोटी कपड़ा मकान के टाइप से क्लासीफाई कर दिया, इसको हम एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। यानी कि इसमें हम इंसानों को भी ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं और बाकी चीज़ों की स्टडी इंसान के इर्द गिर्द करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि जब हम बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते तो हम उसमें ज़्यादा नॉलेज ग्रास्प नहीं कर पाते। एंथ्रोपो सोसाइटीज़ विच इंडल्जेड इन द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन नॉलेज, यानी कि इनकी नॉलेज की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। जबकि जो बायोसेंट्रिक व्यू होते हैं जिसमें हम सभी ऑर्गेनिजम्स को एक नज़र से देखते हैं, उसमें हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं नॉलेज में, क्योंकि उसमें हम बायोलॉजी को एज ए होल देखते हैं। यानी कि हम, फॉर एग्जांपल, अगर हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से देखें तो एक शेर हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर हम उसे बायोसेंट्रिक व्यू से देखें तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एनर्जी पिरामिड मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड चेन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही डिफरेंस होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और बायोसेंट्रिक व्यू में। उसके बाद लिखा है सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। पहले हम इसका मतलब समझते हैं। सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक एंड मोनोमेंट, जब हमने इनकी स्टडी करनी शुरू करी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की, जब हमने इनको डिस्क्राइब करना शुरू किया डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को, तो सिस्टमैटिक एंड मोनोमेंट, जब हमने इनकी सिस्टमैटिक स्टडी करी, मतलब रैंडम स्टडी नहीं, सिस्टमैटिक स्टडी करी, या हम कह सकते हैं मोन्यूमेंटल स्टडी। मोन्यूमेंटल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, यानी कि ऐसी चीज़ जो हम देख पाएँ, मतलब बड़े लेवल पर। जब हमने इनकी बड़े लेवल पर या एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करनी शुरू करी लाइफ फॉर्म्स की, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यानी कि जब हमने इनकी स्टडी करनी शुरू करी तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए। कौन सा सिस्टम चाहिए? जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ इन ऑर्गेनिजम्स को, इनका नाम नॉमेनक्लेचर कर पाएँ, यानी नामकरण कर पाएँ, यानी कि इनका नाम रख पाएँ और इनको क्लासिफाई करें। और इसी चीज़ को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, जो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम ये सारी चीज़ें करते हैं, आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ का मतलब होता है, मतलब किसी बात का आउटकम निकालना। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस बात का जो सबसे बड़ा आउटकम, जो सबसे बड़ा रिजल्ट निकला, जो हमारी स्टडीज़ का सबसे बड़ा रिजल्ट निकला, जो कि हमें पहले नहीं पता था, अब पता चला, वो ये था कि रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज़ अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम पहले समझते थे कि ह्यूमन ही सब कुछ है, ह्यूमन के इर्द गिर्द ही स्टडी करते थे। लेकिन जब हमने सिस्टमैटिक स्टडी करी और बहुत बड़े लेवल पे स्टडी करी, नोटिसेबल लेवल पे स्टडी करी, तो हमें ये पता चला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है, चाहे वो आज के ऑर्गेनिजम्स हो, प्रेजेंट डे के ऑर्गेनिजम्स हो, या फिर जो पास्ट के ऑर्गेनिजम्स हो दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो हमें ये पता चला कि जो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो आज के ऑर्गेनिजम्स हो, प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स, या फिर पास्ट के ऑर्गेनिजम्स हो दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, जो कभी रहे होंगे इस ज़मीन पर, वो सभी किसी ना किसी तरीके से आपस में सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं, डीएनए के फॉर्म में, जीन्स के फॉर्म में। ये चीज़ें हमें पता चली, और ये मतलब ऐसी बात थी जो हमें पहले पता नहीं थी। ये कब हमें पता चली? जब हमने इनकी सिस्टमैटिक स्टडी करनी शुरू करी। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है जो सिमिलैरिटीज़ थी ये बहुत हॉरिजॉन्टली भी थी और वर्टिकली भी थी। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरीके से, हॉरिजॉन के अलोंग। वर्टिकली का मतलब होता है इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक जनरेशन है, जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारी जनरेशन, जनरेशन ए, ये दूसरी जनरेशन, जनरेशन बी।
ये हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल दादा की जनरेशन, जनरेशन सी। जो हमारी जनरेशन है इसमें कुछ लोग हैं, फिर इसमें भी कुछ लोग हैं, इसमें भी कुछ लोग हैं, डेफ़िनिटली। अब हमने ये देखा कि जो जनरेशन ए है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी एग्ज़ाम्पल लो अपनी फ़ैमिली की, आप और आपके भाई-बहन आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे या उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, डिफरेंसेस भी होंगी और सिमिलैरिटीज़ भी होंगी। तो हमने ये पाया कि एक तो ये आपस में भी सिमिलर हैं, ऑर्गेनिज़म्स हैं जितने भी इस दुनिया में रहते हैं या रह चुके हैं, एक तो ये आपस में भी सिमिलर हैं। दूसरा ये इस तरीके से भी सिमिलर है, यानी कि इस तरीके से भी इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और इस तरीके से भी कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं विदिन अ जनरेशन और बिटवीन द जनरेशंस, बिटवीन इतना ही नहीं, हमने ये भी पाया कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में भी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन्स और बंदर, उनका डीएनए बहुत ज़्यादा मैच होता है। सिमिलरली जो रैट्स हैं उनके साथ भी हमारा डीएनए बहुत ज़्यादा मैच होता है। इसलिए हमारी जो भी ड्रग वगैरह की स्टडीज़ होती हैं उनको ट्रांसजेनिक माइस पे टेस्ट करते हैं यूजुअली। पहले उनको एनिमल्स पे ही टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उनको ह्यूमन्स पे टेस्ट किया जाता है। अब जो ये एक रेवलेशन थी, ये एक ऐसा रिज़ल्ट था, ये एक ऐसी नई बात पता चली थी इंसान को, कि जिससे वो बहुत ज़्यादा हम्बल हो गया। किससे? ये जो नॉलेज थी कि हम सभी ऑर्गेनिज़म जितनी भी इस दुनिया में रह चुके हैं या आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो सभी आपस में किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली लिंक्ड है। उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है। इससे हम जो ह्यूमन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हम्बल हो गए और एंड लेड टू द कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और हमने जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मतलब इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी इम्पोर्ट, पहले तो हम ये कहते थे कि हम हैं, हम ही सब कुछ है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, सब चीज़ों को स्टडी किया, तो हमें जो ये चीज़ें पता चली कि हम सभी लोग कनेक्टेड हैं आपस में वगैरह वगैरह, इससे हमने हमको एक मतलब एक लेड टू द कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजह से हमारे यहाँ कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हो गए कि हमें बायोडाइवर्सिटी बचानी है, पेड़ बचाने हैं, पौधे बचाने हैं, जानवर बचाने हैं, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन करनी है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हमें पता चली। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के जो आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वगैरह, यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा लिविंग होता क्या है, उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन, टेक्सोनमी वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे फ्रॉम ए टेक्सोनमिस्ट परस्पेक्टिव, जो कि एक टेक्सोनमिस्ट होता है उसके परस्पेक्टिव से। अब टेक्सोनमिस्ट क्या होता है वगैरह वगैरह ये हम आगे पढ़ेंगे।